हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। एक बार फिर आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 का पाठ 10 अकबर का युग पढ़ेंगे। जो ध्यान लगा के पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है। जैसा कि बच्चों पिछले पाठों में आपने पढ़ा जाना कि बाबर जो है 1526 ईस्वी में आया था और उसने यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद बच्चों हुमायूं उसका लड़का शासक बना, लेकिन हुमायूं कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर शेर शाह सूरी ने उसको यहाँ से पराजित करके वापस भेज दिया जहाँ से आया था वो। लेकिन वो 15-20 साल के बाद फिर दोबारा आया और दोबारा जो है यहाँ पर जो है फिर उसने शासन स्थापित किया। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने की थी, लेकिन इस मुगल साम्राज्य को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने का कार्य उसके पोते अकबर ने किया। कैसे किया इसको हम लोग अभी समझेंगे और आप लोग ज़रा ध्यान दे करके पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ को हम लोग। तो जैसा कि बच्चों हमारे पाठ का नाम है अकबर का युग 1556 से 1505 ईस्वी तक। लगभग बच्चों कितने साल हो गया शासन इसका? 51 साल। कितने साल बच्चों? लगभग 50-51 साल। और ये सबसे लंबा शासनकाल था बच्चों मुगल वंश का, और इतना ही लगभग औरंगजेब का शासनकाल भी इतना ही रहा लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है बच्चों, मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व मतलब मजबूती बच्चों प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद, गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष के बाद मतलब कितना बच्चों? चौथी शताब्दी के आसपास, चौथी और 5वीं शताब्दी के समय की बात कर रहा है ये गुप्त वंश। भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। किसने बच्चों? गुप्त वंश के बाद भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई शासक था कौन? पहला तो अशोक था बच्चों, उसके बाद जो है गुप्त वंश के गुप्त हुए, और फिर इसके बाद जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो है अकबर हुआ। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन, बहुत ध्यान रख लीजिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके पिता का नाम हुमायूं था तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था, लगभग आपकी उम्र का बच्चों। अब आप समझिए, जिस उम्र में आप अभी कक्षा 7 में पाठ पढ़ रहे हैं, उस समय जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब वो भी उतने ही साल का था, लगभग 12 से 13 साल का। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां कौन बच्चों? ध्यान रखिए, बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा। चित्र देख रहे हैं बच्चों? चित्र जो है ये अकबर का चित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाठ पे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। बच्चों पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हेमू की सेना पराजित हुई और बाबर आगरा तथा दिल्ली के अधिकार में आ गया। मतलब पंजाब, आगरा और दिल्ली अकबर के अधीन हो गए, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। अब बच्चों जैसे ही अकबर इन राज्यों का राजा बन गया, फिर उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में सोचना शुरू कर दिया और फिर पूरे उत्तर भारत को जो है साम्राज्य के रूप में उसने मिलाया। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने, मतलब वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने 3 नीतियों का पालन किया। पहला क्या था कि सीधा संघर्ष, डायरेक्ट लड़ाई, फेस टू फेस। दूसरा क्या था बच्चों? वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपने अधीन करने लगा, और जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनको शासन में पद भी मिलता था। मित्रता करने की भी नीति अपनाई।
कुछ जगह जहाँ देखा कि दोनों जगह से लड़ाई और विवाह से संबंध नहीं बना तो वहाँ उनसे मित्रता कर लिया। अकबर जो है राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी और दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना की शासिका दुर्गावती को हराया। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से लेकर के कहाँ तक, अहमदनगर तक। कहाँ तक बच्चों, अहमदनगर तक, कश्मीर से अहमदनगर तक और काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। इस प्रकार बच्चों उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। देखिए बच्चों, इसमें कुछ चित्र में आपके जो है पाठ्य पुस्तक में कुछ वार्तालाप दी हुई है, इसको आप लोग जो है बैठ करके आराम से पढ़िएगा तो है। चलिए तो हम आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, जो ये है अकबर का विशाल साम्राज्य, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको बच्चों। ये जो चित्र है आपको दिख रहा है, ये यहाँ तक अफगानिस्तान के ये काबुल, ठीक है ना, ये काबुल है। यहाँ काबुल से लेकर के ये बंगाल तक, कहाँ तक बच्चों, काबुल से लेके बंगाल तक, और कश्मीर से लेकर के अहमदनगर तक। कहाँ तक बच्चों, अहमदनगर तक। ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया अकबर के अधीन था, और ये पूरा एक विशाल साम्राज्य का, आज के भारत से भी बड़ा था, दक्षिण को छोड़ करके भारत से भी बड़ा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। शासन व्यवस्था। अब बस देखते हैं शासन व्यवस्था क्या हुआ, अकबर ने राज्य शासन क्या व्यवस्था का सुधार किया। तो अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बच्चों अकबर मुगल काल की एक विशेषता है मनसबदारी व्यवस्था। इसको जरा समझते हैं, ये आपको ठीक है अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी कक्षाओं में आपको इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये मनसबदारी व्यवस्था बच्चों जो है, ये चंगेज खां मतलब कि मंगोलों की व्यवस्था थी, क्योंकि मुगल भी मंगोलों से ही संबंधित थे, तो वहाँ से ही व्यवस्था ये ली गई थी। तो अकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर ने अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को संगठित करना था। इसके इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी प्रणाली से की। किसने? अकबर ने। शासन का काम चलाने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी होते थे। मुगल काल में उन्हें मनसबदार कहा जाता था। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। उन दिनों मुगल अमीरों यानी मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। मतलब मुगल काल में उनके जो अधिकारी भी थे वो भी बड़े ही शान शौकत से रहा करते थे। शासन का प्रशासनिक ढांचा बच्चों देखते हैं, समझते हैं। साम्राज्य के अंग एवं जिम्मेदारी कार। केंद्र जो था बच्चों वो बादशाह के अधीन होता था। बादशाह शासन प्रशासन और दीवानी वित्तीय नियंत्रण मतलब कि मुख्य प्रमुख विभाग जो थे शासन से संबंधित वो सब बादशाह के अधीन रहते थे। अब बच्चों देखते हैं प्रांतीय क्या थी व्यवस्था थी बच्चों। प्रांतीय सूबेदार, कानून फौजदारी, प्रांतीय दीवान, राजस्व वसूली, आय एवं व्यय विवरण, कोतवाल नगर का प्रशासन। परगना सिकदार, कानून एवं व्यवस्था, अमील राजस्व वसूली। परगना जो था सिकदार मतलब कि परगना सिकदार कानून व्यवस्था देता था और आमिल
राजस्व वसूली कार्य करता था। कानूगो उपज एवं राजस्व का विवरण करता था। आज भी बच्चों आप लोग सुनते हैं कानूगो आए हैं, कानूगो जी आए हैं, तो आज भी वो पद चले आ रहे हैं। फौजदार, जब फौजदार एक पद होता था जो कोष की व्यवस्था, प्रांतीय कोष की व्यवस्था देखता था। गांव का मुकद्दम, कानून एवं व्यवस्था, पटवारी, राजस्व का वितरण, और चौकीदार, सुरक्षा का दायित्व। मतलब प्रधान, पटवारी और चौकीदार, ये 3 पद जो है थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम और प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। अकबर की आय के 2 प्रधान साधन थे। जैसे बच्चों पटवारी होते थे पहले, अब क्या हो गया, लेखपाल हो गए। पटवारियों का बदला रूप क्या हो गया, लेखपाल। और कानूगो, अभी भी कानूगो चल रहे हैं। और मुकद्दम प्रधान हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज भी वही सब कुछ समानता चल रही है। भूमि का लगान एवं व्यापार कर, आय की राज्य, मतलब कि राज्य की जो आय होती थी उसके 2 प्रमुख साधन थे। पहला भूमि का लगान, खेती का लगान, और व्यापार कर, मतलब कि जो बिजनेस होता था उसका जो टैक्स। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। अब उनको यह मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना है। बच्चों यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये अकबर काल के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, जिन्हें जो है मोहरे भी कहते थे। ये देखिए बच्चों, चौकोर, अकबर कालीन चौकोर चांदी का सिक्का। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन, कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन से लेकर मध्यकाल तक एकरूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गजे इलाही द्वारा की जाती थी। ये बच्चे वही गजे इलाही है जो गजे सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। 1 बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। अकबर जानता था हिंदुओं के सहयोग के बिना वह न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही साम्राज्य पर अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुल्ह कुलह की नीति अपनाई। इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे, इस नीति को अकबर के आने वाले बाद के मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। सुल्ह कलह का मतलब सबके साथ मिलजुल करके रहना। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां मानना शुरू कर दी थी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से यात्रा तथा जजिया कर भी हटा दिया। जजिया बच्चे एक प्रकार का टैक्स होता था जो हिंदुओं से धार्मिक, जो मतलब गैर हिंदुओं से, गैर मुसलमानों से लिया जाता था कि आप मुसलमान नहीं हो इसलिए आप ये टैक्स दो। तो अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया था। ये बच्चों टैक्स कई बार लगाया गया और कई बार हटाया गया। गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की प्रथा को समाप्त किया गया। इन कार्यों से उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। साहित्य,
अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल फैजी वदाइनू उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खाना के हिंदी लिखी दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में से थे। और भी जानिए, अकबर के नवरत्न। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे बच्चों। पहला मुल्ला दो फ्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी तथा राजा बीरबल। बीरबल के बारे में तो बच्चों आप लोगों ने सुन रखा होगा। बीरबल अपने हाजिर जवाब के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। बच्चों अकबर कला का भी प्रेमी था। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया। किसका बच्चों? फतेहपुर सीकरी। इसको बच्चों आप कभी भी जाएं आगरा तो पास में आगरा से 25-30 किलोमीटर दूर आगरा से फतेहपुर सीकरी है। इसको जरूर घूमने जाएं। इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी भी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में लिखिए। देखिए बच्चों अकबर के द्वारा बनवाया गया ये एक महल है। ये देखिए बच्चों महल अकबर द्वारा बनवाया गया फतेहपुर सीकरी में। हवा लेने के लिए हवा महल फतेहपुर सीकरी का। इसी तर्ज में बच्चों जयपुर में भी हवा महल बना हुआ। दीवान याम बच्चों देख रहे हैं, ये दीवान याम है। यहाँ पर अकबर बैठ करके आम लोगों से मुलाकात किया करता था। इसी तरह बच्चों दीवान खास देख लीजिए। दीवान खास का मतलब यहाँ पर अकबर जो है अपने मंत्रियों से मंत्रणा किया करता था। ये बुलंद दरवाजा बच्चों देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा हुआ है। बुलंद दरवाजा बहुत बड़ा है। अकबर ने अपनी गुजरात विजय स्मारक के रूप में इसे बनवाया था। एक इमारत ये देखिए सलीम चिश्ती दरगाह है। देख रहे हैं बच्चों, ये जो है एक सूफी संत थे सलीम चिश्ती, ये उनकी दरगाह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। पूरी तरह से इमारत ये संगमरमर से बनी हुई है। शाहजहां द्वारा अकबर द्वारा निर्मित थी, किंतु बाद में इसे शाहजहां ने संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था, संगमरमर लगवा दिया था। अकबर अपने दीवान ए आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। दीवान ए खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। इसके बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है जिसका नाम है हवा महल। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दावली कुछ आई हुई है, इनको जरा ध्यान देख लीजिए कि क्या है। इबादत खाना। इबादत खाना का बच्चों मतलब है कि प्रार्थना गृह या मतलब कि प्रेयर। पंचतंत्र नीति कथाओं की पुस्तक है बच्चों ये। संरक्षक नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति। दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग। दीन इलाही का अर्थ है एक ईश्वर की उपासना हुआ धर्म। चलिए बच्चों अब अपने हम पाठ के दूसरे चरण में चलते हैं और यहाँ पर हम प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करने का प्रयत्न। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर हमारा पहला है, सोचो और बताओ अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा किस राजा या वंश का साम्राज्य था। बच्चों अकबर से पूर्व उसके साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य अशोक का था। महान अशोक था बच्चों उससे, जिसका अकबर से बड़ा साम्राज्य था। किसका बच्चों? जो है अशोक का। जयपुर में भी हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह की इमारत का नाम है जिसका नाम बच्चों क्या था? अभी हमने चर्चा की थी हवा महल। क्या बच्चों? प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? तो बच्चों अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहां किसके मध्य हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। बच्चों अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? जैसा कि बच्चों अभी हम लोग चर्चा किए थे, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने एवं मित्रता करने की नीति अपनाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहां और किसके मध्य हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध
1576 ईस्वी में अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। बच्चों इसको सही कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह में हमको लिखना है सेना। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है बच्चों, सही कर लीजिए इसको। गुजरात और बंगाल से राज्य को क्या लाभ हुआ विजय से? अकबर के लिए गुजरात और बंगाल प्रांत की व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से व्यापारी अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करते थे। इस व्यापार से उसके साम्राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी कौन थी? अहमदनगर की रानी थी। बच्चों अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करने व उसे सुदृढ़ बनाने को धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई बच्चों? धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक एवं व्यक्तिगत संबंध बनाए। वह सभी धर्मों को अच्छी बातें सुनता था और उन पर चर्चा करता था। उसने हिंदू, इस्लाम, पारसी धर्मों की कुछ बातें लेकर के नए धर्म दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। उसने सभी धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। उसने हिंदुओं पर लगे जजिया व यात्रा कर हटा दिए। गैर मुस्लिम के धर्म परिवर्तन बंद कर दिया। उसके राज्य में बिना भेदभाव के नागरिकों को समानता का व्यवहार किया जाता था। उसके इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसका राज धर्मनिरपेक्ष व सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया था। पाठ प्रश्न 2 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके बीच तो हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुमायूं ने करवाया था बच्चों। शेरशाह ने? अकबर ने करवाया था। किसने बच्चों? अकबर ने। महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों, ये हमारा तीसरा स्टेप है, एक नज़र हम लोग फिर से डालेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक नज़र में। बाबर ने भारत के मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की सेना पराजित हुई। अकबर का साम्राज्य कश्मीर से लेकर अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। मुगल काल में शासन का काम चलाने वाले कई अधिकारियों कर्मचारी थे। कितने बच्चों क्या थे बच्चों? कर्मचारी। इसको बच्चों सही कर लीजिए। कर्मचारियों गलत है, थोड़ा सा सेंटेंस नहीं सेट हो पा रहा है, तो यहां पर हम इसको सही कर देंगे। क्या लिखेंगे? कर्मचारी। तो चलाने वाले कई अधिकारी, यहां देखिए ये भी सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चों। यहां पर क्या लिखेंगे? हाँ, चलाने वाले कई अधिकारी कर्मचारी थे जिन्हें मनसबदार कहा जाता था। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल फैजी एवं राजा बीरबल उसके दरबार के नवरत्न थे। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण करवाया और उसे कुछ वर्षों के लिए राजधानी भी बनवाया। अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। अकबर अपने दीवान ए आम में लोगों से मुलाकात करता था तथा दीवान ए खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। बच्चों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल चौहान भैया अतर्रा वाले को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।